अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से दो डायग्राम्स यानी डायग्राम्स टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हमने पढ़ा था। और हमने उसमें से तीन डायग्राम्स पढ़ी हुई थी। कौन कौन सी डायग्राम हमने पढ़ी? सिंपल बार डायग्राम, पैरेटो डायग्राम एंड मल्टीपल बार डायग्राम। आज हमारे पास तीन डायग्राम्स और टॉपिक में पढ़नी है। जैसे हमारे पास कंपोनेंट बार डायग्राम आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा लेट सपोज परसेंटेज बार डायग्राम, और हमारे पास आ जाएगा पाई डायग्राम या जिसको सर्कुलर डायग्राम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके एमसीक्यूज भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वो देख सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन टैबुलेशन के एमसीक्यूज भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ER मोमिन मजीद मेरी चैनल का नाम है, वहां पे आप जा सकते हैं। उसको सर्च कीजिए ER मोमिन मजीद। वहां पे आपको सारा मटेरियल मैथ्स का भी मिलेगा, और आपको स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज भी वहां पे मिल जाएंगे। इन एडिशन मैंने सोच लिया है कि मैं कंप्यूटर भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, और आपका फिजिक्स सेक्शन भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप जल्दी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये PDF है, ये नोट्स जो है, आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है ER मोमिन मजीद। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंपोनेंट बार डायग्राम। देखिए बेटा, ये जो आपके पास कंपोनेंट बार डायग्राम है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास पिछली बार मल्टीपल बार डायग्राम्स था, मगर यहाँ पे बस एक चीज है। इसको दूसरा नाम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज है, वो क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास बार्स होते हैं ना, उसको स्टैक किया जाता है। क्या मतलब? स्टैक होता है, चट्टा बनाते हैं हम। जैसे अगर प्लेट्स का चट्टा बनाते हैं ना हम, कुछ इस तरह लगता है। अगर प्लेट्स का चट्टा बनाएंगे, कुछ इस तरह लगता है ना वो। ठीक है, चट्टा बनाते हैं, चट्टा चट्टा चट्टा। इसी तरह हम बार्स का भी चट्टा बनाते हैं बेटा। हाँ, बार्स का चट्टा बनाते हैं, स्टैक बोलते हैं चट्टा बनाना। जैसे अगर ये एक बार है, फिर उसके ऊपर दूसरा बार, फिर और हाँ, उन बार्स की हाइट उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा जो उसका डेटा में दिया होगा। फिर बाकी सेम वैसा ही जैसे इससे पहले था। मतलब जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और आपके पास स्पेसिंग होनी चाहिए बिटवीन द विड्थ, वो भी बार्स वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो आप पढ़ सकते हो, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम, बार्स आर ड्रॉन विद इक्वल विड्थ such that the heights of the bars are proportional to the magnitude of the total frequency। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा लेता हूं। तो उसके बाद अब मैं सीधे, अब मसला है ये कब प्रेफर किया जाता है? जब आपके पास क्लस्टर ज्यादा होते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जब आपके पास क्लासेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो तब आपके पास यही वाला डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम, ये प्रेफर किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास ये है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इस एग्जाम्पल को दिखाना है, क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरियस हेड्स ऑफ द टू स्कूल्स। ये दो स्कूल्स है, इन पर जो एक्सपेंडिचर आ गया साल, पूरे साल में, वो यहां पर गिवन है। ठीक है, तो इसी का हमको क्या बनाना है? बार डायग्राम। तो हम कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम में। देखो, ये वाला बार है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल 1। ये वाला बार रिप्रेजेंट करता है स्कूल 2। हमने क्या किया? सबसे पहला बार क्या है? कंस्ट्रक्शन का। इसमें कितना है उसका? 80। तो इसका मतलब हमने इधर तक ये जो लेंथ ली होगी, ये 80 ली होगी। फिर उसके बाद 35, दैट मीन्स ये जो हमने सेकंड बार, इसमें बार्स को क्या किया? हमने स्टैक कर दिया, एक के ऊपर एक लिया, ये 35 होगा। उसके बाद क्या है? 30। इसका मतलब जो नेक्स्ट बार होगा, इसकी हाइट होगी 30। और फिर 45, तो इसका मतलब ये जो होगा, ये इसकी हाइट होगी 45। और लास्ट वाला जो लाइब्रेरी बुक वाला है, इसको 40 होगा। फिर स्कूल 2 का भी हमने यहीं पे डाला है, इसकी हाइट कितनी है? 90। फिर उसके बाद कितनी है? 50। ठीक है, ऐसे ही फिर इसकी हाइट आ जाएगी 25। एंड उसके बाद इसकी हाइट क्या है? 40। एंड लास्ट की हाइट है 30। तो इसको बोला जाता है, ये जो डायग्राम हमने बना दी, इसको बोला जाता है मल्टीपल बार डायग्राम। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप बार्स को सॉरी, यहाँ पे बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम बार्स को बेटा क्या करते हैं? स्टैक करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें और मल्टीपल बार डायग्राम में। अब हमारे पास एक और डायग्राम होती है, जिसको हम बोलते हैं
परसेंटेज बार डायग्राम। चलिए बेटा देख लेते हैं ये परसेंटेज बार डायग्राम। ये सीधे बोलता है परसेंटेज। अब इसका मतलब हम जब बार्स बनाएंगे हम उसको परसेंट्स में दिखाएंगे। ठीक है, किस में दिखाएंगे? परसेंट्स। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी उसको बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। जैसे अब इसको पढ़ लेते हैं। परसेंटेज बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ दिखाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मैंने आपको अभी बोला यहां पे हम डेटा को, मतलब जैसे हमने अभी पीछे देखा स्कूल 1 और स्कूल 2 का डेटा देकर था, ऐसे ही वो अमाउंट देकर था लैक्स में, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा था। लेकिन क्या हमने वहां पे परसेंटेज निकाला टोटल का? नहीं। लेकिन परसेंटेज बार डायग्राम में परसेंटेज ड्रॉ की जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास कंपोनेंट, जैसे हमने इससे पहले देखा कंपोनेंट बार डायग्राम, या जिसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसमें जो बार्स होते हैं वो स्टैक किए जाते हैं। यहाँ पर भी बार्स को स्टैक किया जाता है, मगर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम परसेंटेज को लेते हैं, हम एक्चुअल वैल्यूज को नहीं लेते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, here the heights of the component do not represent the actual values but percentage। जो हम बार्स की हाइट लेते हैं, लेट सपोज अगर हमने कोई बार लिया, लेट सपोज ये हमने इससे पहले बोला था अगर ये 50 होता था उसकी एक्चुअली में हाइट भी 50 ही होती थी, वो वैल्यू भी होता था उसका 50 ही। लेकिन अगर ये अभी होगा ना 25, इसका मतलब ये परसेंटेज में होगा। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा होगा लेट सपोज 35, वो इसकी परसेंटेज में हो जाएगा, वो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बाकी वैसा ही है जैसे कंपोनेंट बार डायग्राम था। उसके बाद the main difference between subdivided bar diagram and percentage bar diagram is that in the former the height of the bars correspond to the magnitude of the value। जो इससे पहले था वहां पे जो हाइट थी बार्स की वो एक्चुअल वैल्यू देता था, लेकिन यहाँ पे ये क्या देता है? परसेंटेज देता है। Thus in component bar diagram heights of the bars are different, whereas in the percentage bar diagram heights are equal corresponding to 100%। तो सीधी सी बात है, अगर हम एक ही डेटा का परसेंटेज बार डायग्राम भी डालेंगे और उसका कंपोनेंट बार डायग्राम भी डालेंगे, दोनों के दोनों तो डिफरेंट होंगे ना। अब मसला है अगर आपके पास परसेंटेज बार डायग्राम है, ये वैसा का वैसा ही है जैसे कंपोनेंट बार डायग्राम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ पे परसेंटेज दिखाते हैं। लेकिन हमें क्यों खामखा अपने आप को टेंशन उठानी है, हमने परसेंटेज बार निकालनी है। अगर वहां से डेटा देकर था हम क्यों परसेंटेज निकालेगी? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मैंने इसको लिखा है, इसका जो असल में मेन मोटिव होता है परसेंटेज बार डायग्राम्स का, ये तब यूज किया जाता है जब वैल्यूज बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको एक डेटा दिया है, आप देख सकते हैं उस डेटा में, मैं इसको पहले थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आप अगर इस डेटा को देखेंगे ना, वैल्यूज बहुत बड़े हैं। आप मुझे बताओ आप ग्राफ में इतने वैल्यूज, इतनी बार्स ऑफ लेंथ कहां से बनाओगे? तो यहाँ पे बेटर क्या होता है, यहाँ पे इस डेटा में जब आपके पास देखिए डेटा क्या है, यह आपके पास जीडीपी देकर है बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन 2011 टू 2012 इन 2017, ये इसका जीडीपी शॉर्ट में दिया है करोड़ में। अगर आप देखोगे ये ईयर है 2017 टू 18, ये ईयर है आपके पास 2018 टू 19, ये वाला। अब वैल्यूज जरा देखो, ये इतने बड़े वैल्यूज है, इनको बेटा बार्स में कैसे बनाओगे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उनको हाइट यही लोगे तो कैसे, मुश्किल है ना। तो हमने क्या किया काम, हमने परसेंटेज में कैलकुलेट किया इसको। क्या किया? तो परसेंटेज में हमारा काम आसान हो गया। हमने सबसे पहले टोटल निकाला, प्राइमरी को की परसेंटेज की कितनी आएगी, 1803039 डिवाइडेड बाई 12104,165 मल्टीप्लाइड बाई 100 वो आया 14.9। फिर इसी तरह हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी कैलकुलेट की। फिर हमने उसके बाद उन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, सॉरी उन जो भी हमारे पास परसेंटेज निकल गई उनको हमने बार्स में दिखाया, वैसे ही जैसे कंपोनेंट बार डायग्राम में दिखाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट डायग्राम है जो आपने देखी होगी, जिसको हम बोलते हैं पाई डायग्राम, जो जेके बैंक में भी आता है हमारे पास, जो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम ये जो पाई डायग्राम है ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। चलिए बेटा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पाई बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये पाई की शेप में होता है। ठीक है, और इसको सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं। सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर
होती है। इसमें क्या काम किया जाता है, इसमें असल में एक सर्कल को बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये सर्कल है, इसको बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे। लेकिन आप ऐसे करते हो डिवाइड, सच मतलब कितने आप सेक्टर्स बनाते हो वो डिपेंड करता है आपके पास क्लासेस कितने होंगे, और उन क्लासेस का वैल्यू क्या होगा, उसी के हिसाब से ये एंगल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसका ज्यादा मतलब मैग्नीट्यूड होगा उसका ज्यादा एंगल ड्रॉ किया जाता है। और वो एंगल जो है वो किस फॉर्मूला से आपको मतलब निकाला जाता है, वो एंगल वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए इसको। ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ पे सर्कल को डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है काम, उसके बाद एट द सेंटर, सबटेंडिंग एट द सेंटर, एंगल्स एट द ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एट द सेंटर। मैंने आपको अभी बोला ये जो एंगल्स होते हैं जो ये बनाते हैं, ये किसके प्रपोर्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा वहां पे। तो सबसे इसको बनाने के लिए क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल फ्रीक्वेंसी। जब आपको टोटल फ्रीक्वेंसी निकल गई, आपको फिर हर किसी कंपोनेंट के लिए एंगल निकालना पड़ता है। कैसे, उसकी फॉर्मूला ये पूछी जा सकती है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो देखिए आप, अगर मेरे पास ये एग्जांपल के तौर पे, अब मैं दिखाता हूँ सीधे एग्जांपल के तौर पे कैसे हम बनाते हैं बार डायग्राम, सॉरी पाई डायग्राम। ये आपके पास फूड आइटम्स देकर थे, ये उनका एक्सपेंडिचर देकर था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पाई डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे टोटल कितना है। ठीक है, अगर आप टोटल बेटा देखोगे, इस 87, 24, 11, 13, 25, 20 टोटल देखोगे आप, वो 180 आएगा। कितना आएगा टोटल, इसका कितना है 180। तो वो आपको पहले कैलकुलेट करना है, तो वो वही मैंने आपको बोला ऊपर कि आपको सबसे पहले एन कैलकुलेट करना है। तो एन यहाँ पे कितना आ गया, एन यहाँ पे 180 आ गया। फिर आपको हर कंपोनेंट का एंगल निकालना है। कैसे, क्लास फ्रीक्वेंसी, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 87 डिवाइडेड बाई एन, एन क्या है 180, तो 87 बाई 180 मल्टीप्लाइड भी करोगे 100 से, तो सॉरी मल्टीप्लाइड भी करना है आपको, ये तो बन गया एंगल मल्टीप्लाइड बाई 100, ये परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे ये 360 आएगा, यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, इसको पीडीएफ में भी आप सही कर लेना, यहाँ पे ये 360 है। ठीक है, यहाँ पे गलती से ये थोड़ा गलत हो गया है। तो चलिए उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं हम 360 से, तो वही आपका एंगल होता है। तो यहाँ पे मैंने एंगल्स कैलकुलेट किए हैं 174, 48, 22, 26, 50, 40। उसके बाद एक सर्कल डाला जाता है। ठीक है, कुछ भी आप रेडियस लो, रेडियस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या डालते हैं, एक सर्कल डालते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका मैंने जो पाई डायग्राम बनाया है वो आप देख लीजिए, ये इसकी पाई डायग्राम है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इसकी पाई डायग्राम मैंने कैसी बनाई है, ये आपको मिल सकती है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। तो ये देख लीजिए आप, मैंने सारा ये पहले क्या बनाया, सर्कल, फिर सेक्टर्स बनाए अकॉर्डिंग टू द एंगल्स, जो एंगल्स मैंने कैलकुलेट किए उसी के हिसाब से बनाए। अब लास्ट हमारे पास जो डायग्राम होती है उसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है, ये सबसे इजी होता है, सबसे यूजफुल होता है। ये ज्यादातर बच्चों को भी बुक्स पे होता है ऐसे ही डेटा, क्यों, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ये इजीली अंडरस्टूड होता है। इसमें क्या किया जाता है काम, जैसे मैं आपको सीधे डेटा पे दिखा देता हूँ, और ये ज्यादातर तौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये ज्यादा तौर पे वही फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये आपके पास द फॉलोइंग टेबल गिव्स द शुगर केन प्रोडक्शन इन टन्स पर एकड़ फॉर वेरियस ईयर्स। ये आपको 2013 का बोलता है, 14 का, 15 का, 16 का। तो अगर आपको इसी को पिक्टोग्राम में दिखाना होगा, पिक्टोग्राम क्या मतलब होता है, हम पिक्चर से डेटा को दिखाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने इसी डेटा को दिखाया 2013 में कितनी मतलब प्रोडक्शन हुई थी, 8 हुई थी। अगर आप पीछे जाओगे 8, वीडियो को थोड़ा पीछे आप लीजिए, रिवाइंड कीजिए, 8 था, तो यहाँ हमने 8 फिगर ऐसी बनाई। ठीक है, सेम सेम फिगर्स बनाए, इसी तरह हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राम। तो ये हमारा बेटा डायग्राम सारे के सारे खत्म हो गए। तो अगले क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राफ्स, यानी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स तो मैंने आपको पढ़ा लिया है, लेकिन अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स।
उसके टाइप्स में आपको पहले ही बता दूं, उसका पहला जो आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम, वो बहुत बड़ा है, हिस्टोग्राम बड़ा है। और उसके बाद सेकंड टाइप है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी कर्व, और जो लास्ट है उसको बोलते हैं उगायो। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक्स बचते हैं, उसके बाद हमारा टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो आप इसको शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और सबसे ज़्यादा मेरी चैनल जो है ER मोमिन मजीद, वहाँ पे मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। ER मोमिन मजीद आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का भी मटेरियल मिल जाएगा। MCQs जो मैंने 1000 MCQ स्टार्ट की है, और आपको स्टैटिस्टिक्स के MCQs भी वहाँ पे मैं करवा दूंगा। तो इसके अलावा मैंने कंप्यूटर और फिजिक्स का भी सोचा है स्टार्ट करना, तो वो भी कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।